दुनिया कहती है कि वास्को द गामा ने भारत को खोजा। बकवास। भारत कोई सोफे के नीचे गिरा हुआ सिक्का नहीं था जो अचानक मिल गया। उस वक्त हम सोने की चिड़िया थे और यूरोप के पास अपना खाना सड़ने से बचाने के लिए मसाले तक नहीं थे। वे भिखारी थे और हम रईस। यह कहानी एक खोज की नहीं है, यह कहानी है उस लालच की, उस पागलपन की जिसने एक नाविक को मौत के मुंह में धकेल दिया। और जब वो वापस लौटा तो अपने साथ सिर्फ मसाले नहीं लाया, वो अपने साथ लाया 200 साल की गुलामी का रास्ता। इतिहास की किताबों को साइड में रखो, आज सुनते हैं वो सच जो तुम्हें स्कूल में नहीं बताया गया। सबसे पहले तो अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि 1498 में यूरोप कोई सुपर पावर था। सच तो यह है कि उस समय यूरोप की हालत किसी पुराने खस्ता हाल मकान जैसी थी। वहां ठंड इतनी पड़ती थी कि हड्डियां कांप जाएं, और खाने के नाम पर उनके पास क्या था? सिर्फ सूखा मांस, और वो मांस भी कुछ दिनों में सड़ने लगता था, उसमें कीड़े पड़ने लगते थे। उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे, तो उस सड़ते हुए मांस को खाने लायक बनाने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही चीज बचा सकती थी, मसाले, खासकर काली मिर्च। यूरोप के रईसों के लिए काली मिर्च सिर्फ मसाला नहीं था, वो इज्जत का सवाल था। अगर आप अमीर हैं और आपके खाने में भारतीय मसाले नहीं हैं, तो आप असल में गरीब हैं। काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त एक मुट्ठी काली मिर्च की कीमत एक आदमी की जान से ज्यादा होती थी। लेकिन समस्या यह थी कि यह काला सोना उगता था हजारों मील दूर भारत के केरल में, और भारत से यूरोप तक मसाला जिस रास्ते से जाता था वो रास्ता अब बंद हो चुका था। 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। आसान भाषा में समझो तो तुर्की के सुल्तानों ने यूरोप और भारत के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। उन्होंने साफ कह दिया, अगर इधर से गुजरना है तो इतना भारी टैक्स देना होगा कि तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी, या फिर अपनी गर्दन कटवा लो। यूरोप के व्यापारियों की सांसें अटक गईं, मसाले आना बंद हो गए, बाजारों में हाहाकार मच गया, राजा महाराजा परेशान हो गए। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो बिना मसालों के सड़ा हुआ खाना खाओ और ठंड में ठिठुर कर मर जाओ, या फिर कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जहां कोई सुल्तान, कोई बादशाह उनसे टैक्स न मांग सके। जमीन का रास्ता बंद हो चुका था, बचा था तो सिर्फ समंदर। लेकिन कौन सा समंदर? अटलांटिक महासागर, जिसे उस समय सी ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरे का सागर कहा जाता था। लोगों का मानना था कि अगर आप समंदर में ज्यादा दूर जाओगे तो पानी उबलने लगेगा, बड़े बड़े समुद्री राक्षस जहाज को निगल लेंगे, या फिर जहाज दुनिया के किनारे से नीचे पाताल में गिर जाएगा। यह कोई बच्चों की कहानी नहीं है, उस समय के पढ़े लिखे लोग भी यही मानते थे। अब ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे पागल इंसान की जिसे मौत का डर न हो, एक ऐसा आदमी जो शैतानों के मुंह में हाथ डालकर सोना निकाल कर ला सके। और तब पुर्तगाल के दरबार में एक नाम गूंजा, वास्को द गामा। वास्को कोई शरीफ नाविक नहीं था, वो एक सख्त, क्रूर और बेहद जिद्दी इंसान था। उसे किसी ने बताया नहीं था कि भारत कहाँ है। उसे बस इतना पता था कि अफ्रीका के नीचे से घूमकर कहीं न कहीं भारत जाने का रास्ता जरूर है। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने वास्को को बुलाया और एक मिशन दिया, एक ऐसा मिशन जिसे सुसाइड मिशन कहा जा सकता था। राजा ने कहा, मुझे भारत चाहिए, मुझे मसाले चाहिए, जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक रास्ता मिल न जाए। वास्को ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने तैयारी शुरू की। यह कोई पिकनिक नहीं थी। उसने 4 जहाज तैयार किए, साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो और एक सप्लाई शिप। इन जहाजों में उसने अपनी पसंद के 170 सबसे खतरनाक और मजबूत लोग चुने। उसने जेलों से कैदियों को भी अपने साथ लिया, ताकि अगर कहीं बहुत ज्यादा खतरा हो तो पहले उन कैदियों को आगे भेजा जा सके। देख रहे हो दिमाग? वो अपनी जान की कीमत जानता था। जहाजों में 3 साल का राशन भरा गया, सूखी रोटियां, शराब, अचार और पानी। लेकिन वास्को को भी नहीं पता था कि जिस पानी को वो लेकर जा रहा है वो कुछ महीनों में जहर बन जाएगा। तारीख थी 8 जुलाई 1497। लिस्बन का बंदरगाह। हजारों लोग वास्को और उसके साथियों को विदा करने आए थे, लेकिन वहां खुशी का माहौल नहीं था। वहां मातम छाया हुआ था। लोगों की आंखों में आंसू थे, औरतें रो रही थीं, बच्चे अपने पिताओं को आखिरी बार देख रहे थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये लोग जहां जा रहे हैं
वहां से लौटना लगभग नामुमकिन है। पादरी ने आखिरी प्रार्थना पढ़ी, मानो वे किसी यात्रा पर नहीं, अपनी कब्र में जा रहे हों। वास्को द गामा अपने जहाज साओ गैब्रियल पर चढ़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने आदेश दिया, पाल खोल दो, लंगर उठा लो। हवाओं ने जहाजों को धक्का दिया और धीरे धीरे पुर्तगाल का तट उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब उनके सामने था सिर्फ अंतहीन नीला समंदर और मौत का सन्नाटा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले महीनों में उनके साथ क्या होने वाला है। नर्क क्या होता है, यह उन्हें अब पता चलने वाला था। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक निकले, लेकिन जैसे जैसे वे अफ्रीका के तट से दूर होते गए, समंदर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। तूफानों ने जहाजों को खिलौने की तरह उछाला। लहरें इतनी ऊंची थीं कि आसमान ढक जाता था। नाविक बीमार पड़ने लगे, खाना सड़ने लगा, पानी में कीड़े पड़ गए। लेकिन वास्को अपनी जगह से नहीं हिला। जब उसके साथी डर के मारे कांप रहे थे, वो नक्शे पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। उसकी आंखों में भारत का सपना नहीं, बल्कि एक जिद थी। वो जिद जो उसे जिंदा भी रख सकती थी और मार भी सकती थी। पूरे 3 महीने हो चुके थे और उन्हें जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा था। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच वास्को के जहाज किसी छोटी सी लकड़ी की तरह तैर रहे थे और अब समंदर ने उनसे उनकी कीमत वसूलनी शुरू कर दी थी। जहाजों पर एक ऐसा दुश्मन हमला कर रहा था जो किसी हथियार से नहीं मरता। वह दुश्मन था स्कर्वी। आज हम जानते हैं कि यह विटामिन सी की कमी से होता है, लेकिन उस वक्त उन्हें लगा कि यह कोई शाप है। नाविकों के मसूड़े सूजने लगे, इतने सूज गए कि वे मुंह बंद नहीं कर पा रहे थे। उनके दांत हिलकर टूटने लगे, पैरों में घाव हो गए जो भरते ही नहीं थे। शरीर से बदबू आने लगी। लोग दर्द से चीखते थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय तूफानी हवाओं के। पानी खराब हो चुका था। वे चूहों को मारकर खाने को मजबूर थे। नाविकों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने वास्को को घेर लिया। वे चिल्लाने लगे, हमें वापस ले चलो, हम यहाँ मरने नहीं आए हैं, ये पागलपन है। सोचिए उस मंजर को, बीच समंदर में बीमार और भूखे भेड़ियों जैसा क्रू और उनके सामने अकेला वास्को द गामा। अगर वो थोड़ा भी डरता तो वहीं मार दिया जाता और जहाज वापस मुड़ जाते। लेकिन वास्को ने अपनी तलवार पर हाथ रखा और साफ कह दिया, जो वापस जाने की बात करेगा उसे मैं खुद समंदर में फेंक दूंगा। उसने नेविगेशन के सारे उपकरण ताले में बंद कर दिए और चाबी समंदर में फेंक दी। उसने कहा, अब या तो हम भारत पहुंचेंगे या हमारी लाशें। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी इस पागलपन भरी हिम्मत ने काम किया। नाविक डर गए और जहाज आगे बढ़ते रहे। आखिरकार नवंबर के महीने में उन्हें जमीन दिखी, लेकिन यह भारत नहीं था। यह था केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का सबसे निचला हिस्सा। इसे पहले तूफानों का अंतरीप कहा जाता था, क्योंकि यहाँ लहरें जहाजों को तोड़ देती थीं। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर यहाँ आपस में टकराते हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि जहाज आगे बढ़ने के बजाय पीछे धकेले जा रहे थे। हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने उस खतरनाक मोड़ को पार किया। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, समंदर का मिजाज बदल गया। अब वे एक नई दुनिया में थे, हिंद महासागर। वे अफ्रीका के पूर्वी तट पर ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। मोजाम्बिक पहुंचे, फिर मोम्बासा। लेकिन यहाँ उनका स्वागत फूलों से नहीं, तोपों और तीरों से हुआ। वहाँ के अरब व्यापारियों को शक हो गया था कि ये गोरे लोग सिर्फ यात्री नहीं हैं, ये जासूस हैं या समुद्री लुटेरे। कई जगह झड़पें हुई। वास्को को भागना पड़ा। उसे समझ आ गया था कि भारत का रास्ता पूछना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उस समंदर को अपनी हथेली की लकीरों की तरह पहचानता हो। और फिर उनकी किस्मत पलटी मलिंदी में। मलिंदी जो आज के केन्या में है, वहां का राजा मोम्बासा के राजा का दुश्मन था। उसने वास्को का स्वागत किया और यहीं इसी तट पर इतिहास का सबसे बड़ा संयोग हुआ। वास्को द गामा की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। पश्चिमी इतिहासकार अक्सर इस नाम को छुपा जाते हैं, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है। वह एक गुजराती नाविक था। कुछ कहानियों में उसका नाम कांजी मालूम बताया जाता है। जब वास्को ने उसे अपने छोटे मोटे नक्शे दिखाए तो वो नाविक हंसा नहीं, बस मुस्कुराया। उसने वास्को को अपने नक्शे दिखाए, अपनी दूरबीन और दिशा नापने के यंत्र दिखाए। वास्को की आंखें फटी की फटी रह गईं, जिसे वो खोजने निकला था।
वहां के लोग तो पहले से ही तारों को देखकर समंदर का सीना चीरना जानते थे। भारत और अफ्रीका के बीच तो सदियों से व्यापार चल रहा था। वास्को तो बस इस पार्टी में देर से पहुंचा था। उस गुजराती नाविक ने वास्को से कहा, तुम हवाओं से लड़ रहे हो, इसीलिए परेशान हो। हमारे साथ चलो, हम हवाओं के साथ बहना जानते हैं। उसे मानसून की हवाओं का ज्ञान था। उसने कहा, अगर सही समय पर पाल खोलोगे तो हवा खुद तुम्हें भारत की गोद में डाल देगी। वास्को द गामा को अब यकीन हो गया था, सोने की चिड़िया अब दूर नहीं थी।